Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are starting with section 173. Section 173 हमारा section 154 से रिलेटेड है, जो कि CRPC का था। तो आपने अगर CRPC का सेक्शन 154 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें हम बात कर रहे थे FIR की। सो यहाँ पर यही चीज़ आ चुकी है अब 173 में। सो आज हम इन शॉर्ट पढ़ने वाले हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बात होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, क्योंकि FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही होती है, ठीक है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए नहीं होती। सो अगर हमें कोई भी क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस में जाना है, कोई भी क्रिमिनल केस के लिए जाना है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होती है हमारी कि हमें FIR लॉन्च करवानी पड़ती है जाकर के, ठीक है। यहीं से शुरू होता है कि उस केस में जब FIR लॉन्च हो जाएगी तो पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने जाएगी। अब आता है पहला क्वेश्चन कि भाई FIR है क्या। तो FIR का फुल फॉर्म अगर हम कहें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कही जाती है पुलिस को, ठीक है। और वो किस चीज़ के बारे में होती है? कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। सो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दी जा रही है, किसको? पुलिस को, कि इस प्रकार का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो हुआ है या होने वाला है, या मुझे ऐसा लगता है, या ये प्रिपरेशन हो रही है, या ऐसा ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर पुलिस क्या करती है? पुलिस उस चीज़ में जाकर के इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। सो इसके की फीचर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन उस केस में, ठीक है। और यहाँ पर पूरे सारे के सारे फैक्ट्स नहीं दिए जाते, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट्स नहीं बनाए जाते, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। अब बात की जाती है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस को ला करके कौन देता है? हु, कौन होगा जो पुलिस को ला करके सारी इन्फॉर्मेशन देगा? कौन कौन दे सकता है? तो विक्टिम भी आ सकता है, कोई आई विटनेस है, उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, वो आ सकता है, और जो भी व्यक्ति उस ऑफेंस के बारे में अवेयर है, जिसको भी जानकारी है, वो भी वहाँ पर आ करके FIR लॉन्च करवा सकता है। तो क्या एक स्ट्रेंजर भी आ सकता है? यस, एक स्ट्रेंजर भी आकर के FIR लॉन्च करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक एक व्यक्ति था, ठीक है। वो देखता है एक जगह पर कि रॉबरी हो रही है, ठीक है, और वो इन्फॉर्म कर देता है पुलिस को, और ये वहाँ पर FIR लॉन्च करवा देता है। तो क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है, भले ही वो एक स्ट्रेंजर के द्वारा करवाई हुई है। अब हमने ये तो देख लिया कि इन्फॉर्मेशन या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन कौन दे सकता है। अब बात होती है ये किस किस प्रकार से दी जा सकती है। देखो, आजकल हो चुका है डिजिटल मामला, हर जगह चीज़ें डिजिटली चल रही हैं, हर जगह चीज़ें इस प्रकार से चल रही हैं कि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें इसमें भी हमने रिआइटरेट करी हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो हमारा यही पैटर्न है कि आप जा करके ओरली आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और पुलिस जो होगी उसको राइट डाउन करेगी और पढ़ करके सुनाएगी आपको, जो भी इन्फॉर्मेंट है उसका उसको, और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट है उसको वहाँ पर साइन करने होंगे, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर? राइट डाउन की जाएगी, पढ़ी जाएगी और साइन की जाएगी। ये 3 की पॉइंट निकले इसके, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक व्यक्ति है जो नरेट कर रहा है इंसिडेंट को कि ये मेरे साथ हुआ है, तो ऑफिसर उसको राइट डाउन कर रहा है, पढ़ करके सुना रहा है, और जो इन्फॉर्मेंट है वहाँ पर सिग्नेचर करके जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ पर ओरली इन्फॉर्मेशन दी है, रिटन इन्फॉर्मेशन भी जाती है। उसमें क्या होता है? उसमें ऑलरेडी वो रिटन कंप्लेंट लेकर के आते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, मतलब उन्होंने खुद से लिखी थी और वो जाकर के उनको दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस क्या करती है? पुलिस उसको रिकॉर्ड पर ले लेती है एज अ FIR, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो स्टेप था ना कि पुलिस वाला राइट डाउन करेगा, वो चीज़ खत्म हो गई, ना उसको पढ़ करके सुनाना है, ना उसको लिखना है पुलिस वाले को। यहाँ पर केवल वो उसको सबमिट कर लेंगे। इसके बाद एक नया, और जो आज के टाइम के लिए सबसे नया फीचर है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? ईमेल के ज़रिए से भी हो सकता है, ऑनलाइन के ज़रिए से भी हो सकता है, और कंप्लेंट जो हम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं उसके ज़रिए से भी हो सकता है, और ETC में कई अलग अलग तरीके भी आ सकते हैं जिनके ज़रिए से हम इलेक्ट्रॉनिकली FIR दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक दी है, इसको विदिन 3 डेज़ हमको साइन करके आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वो रिकॉर्ड पर ले ली जाएगी, ठीक है, रिकॉर्ड पर जब ले ली जाएगी विदिन 3 डेज़ आपको जा करके उसको साइन करना है। साइन किसके द्वारा करना है? जो भी व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंप्लेंट है जो भेजी गई है बाय ईमेल, ठीक है। किसको? पर्सन, जो भी पुलिस ऑफिसर था उसको या पुलिस स्टेशन में भेजी गई, और जो पर्सन था वो लेटर उसको साइन करके आ जाता है, ठीक है। अब ये FIR है, वो वैलिड हो चुकी है। जब तक साइन नहीं है तब तक वो वैलिड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट। ये आपने कई बार देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पर मैं कितने भी स्टार लगा दूँ कम है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है और इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो एफआईआर क्या होता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो एफआईआर जो होती है, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कहीं पर भी फाइल की जा सकती है, रिगार्डलेस ऑफ जुरिडिक्शन। अब इस जुरिडिक्शन से क्या मेरा लेना देना है? देखो, आप मान लीजिए कि एक ये एरिया है, आप यहाँ पर गए कि भई ऐसा-ऐसा ऑफ़ेंस हुआ है, मुझे यहाँ पर अपनी जो भी रिपोर्ट है वो दर्ज करवानी है। अब ये कहता है नहीं आप यहाँ मत करवाओ, आप हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, आप इस वाले थाने में जाओ। तो आप यहाँ होगे, ये आपको यहाँ भेज देंगे और ये आपको यहाँ भेज देंगे। तो क्या ऐसे ही घूमना है? नहीं। तो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये निकाला था कि एक कॉन्सेप्ट निकालो ज़ीरो एफआईआर। अब ज़ीरो का मतलब क्या है? कि जो भी हम एफआईआर ले रहे हैं उसका हम कोई नंबर नहीं देंगे उस वक़्त। क्यों? क्योंकि हमें एरिया पता नहीं है कि ये एरिया कहाँ होना चाहिए, या फिर मान लीजिए कि उस एरिया में आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते किसी भी कारणवश। सो पुलिस वहाँ पर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, और जब भी बाद में देखा जाएगा कि इस पर जो भी पर्टिकुलर एरिया लग रहा है तो वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय द प्रॉपर स्टेशन के ज़रिए से। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि कोई क्राइम है जो दिल्ली में हुआ, अब दिल्ली में हम उसको फ़ाइल नहीं करवा पाए। ठीक है? एफआईआर हम फ़ाइल करवाने गए भोपाल में और हमने उनको बताया कि हमारा जो क्राइम है वो दिल्ली में हुआ था और किसी भी कारणवश या हमें सेफ्टी कंसर्न थे, इस वजह से हम वहाँ पर एफआईआर लॉन्च नहीं करवा पाए। तो क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है और इसको वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा दिल्ली में। इसके बाद हम देखते हैं एंट्री इन एफआईआर रजिस्टर। सो हर एक पुलिस स्टेशन में कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें एक रजिस्टर होता है एफआईआर रजिस्टर। तो पुलिस जो भी सब्सटेंस होता है इन्फॉर्मेशन का, जो भी चीज़ें उसके पास आती हैं, उसका जो भी सब्सटेंस होता है, उसको रजिस्टर में नोट डाउन करेगा और मेंटेन करेंगे एक ऑफिशियल रिकॉर्ड। सो एफआईआर जब भी होती है तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? अब बात होती है कि कोई वुमेन है जिसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है, जैसे कि रेप हो सकता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, इस प्रकार के कोई भी ऑफेंसेस। सो यहाँ पर हम हमारे लिए एक सेफगार्ड है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाए वो एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा की जाए या फिर वुमेन ऑफिसर के द्वारा की जाए। अब ये चीज़ें क्यों? आपके दिमाग में भी आया होगा क्यों भाई? क्योंकि मान लीजिए किसी महिला के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है और वो ऑलरेडी इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है, और वो अगर कंफर्टेबल ही फील नहीं करेगी अपनी जो भी उसके साथ हुआ या जो भी ऑफेंस हुआ है उसके बारे में बताने से, तो वो किस प्रकार से अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी दे पाएगी, और अगर एफआईआर सही नहीं होती है तो आगे की प्रोसेस भी हमारी सही नहीं हो पाएगी और जस्टिस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है? तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उनको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए, उनको थोड़ा सा सेफ फील करवाने के लिए हमारा ये रहता है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर्स या वुमेन ऑफिसर ही उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है? इसके लिए एग्जांपल है कि जो विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट की, वो एफआईआर जब दर्ज करवानी चाहेंगे तो वुमेन ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करेंगी। अब हमने वुमेन को भी देख लिया, अब वुमेन के अलावा कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो जिनको भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि डिसेबल्ड विक्टिम होते हैं। अब वो इतना परेशान हैं, अगर उनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और ज़्यादा परेशान किया जाए तो क्या ये न्याय होगा? नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ नियम हैं। क्या है? कि अगर जो विक्टिम है वो मेंटली या फिर फिज़िकली डिसेबल है, ठीक है? और इस डिसेबिलिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वहाँ पर जो पुलिस है वो रिकॉर्ड करेगी जो एफआईआर होगी उसको विक्टिम के रेज़िडेंस पर या फिर किसी ऐसे प्लेस पर जो उसकी चॉइस का हो, ठीक है? और वो इंश्योर करेंगी कि अगर वो व्यक्ति अपनी बातों को सही तरीके से नहीं समझा पा रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई इंटरप्रेटर होना चाहिए या फिर स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। मान लीजिए कोई विक्टिम है, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है? तो हमें इसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जब तक ये लोग नहीं होंगे, हमें समझ में कैसे आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना? तो इस वजह से इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी और ये इंश्योर करना पुलिस का काम है। और जब भी हम डिसेबल्ड पीपल की बात करते हैं, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी मस्ट हो जाती है, ये मैंडेटरी है, ठीक है? इसके बाद हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएँगे अंडर सेक्शन 183 और और वो होंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो उसकी एक फ्री कॉपी पुलिस देगी इसको, जो भी इन्फॉर्मेंट है उसको और जो भी विक्टिम है उसको, ठीक है? कब? इमीडिएटली, उसमें डिले नहीं किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये कॉपी क्यों दी जाती है? जिससे वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और मैनिपुलेशन थोड़ा-सा कम हो। अगर हाल-के-हाल आपने दे दिए तो वो ये नहीं कह सकते कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने तो बोला ही नहीं था, इन्होंने ऐसा ऐड कर दिया, या कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बोला था, इन्होंने वो नहीं लिखा हुआ है इसमें। सो वो मैनिपुलेशन ना हो, इस वजह से हाल-के-हाल वो सारी कॉपीज़ जो हैं वो दे दी जाएँगी।
इसके बाद हम बात करते हैं उन केसेस के बारे में जो 3 साल से 7 साल तक की सज़ा वाले ऑफेंसेस हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? देखो, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में है, ये तो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं पीएनएस में, वो है, ठीक है? तो यहाँ पर पुलिस के पास ऑप्शन है कि वो विद द परमिशन ऑफ डीएसपी, मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो विद डीएसपी की परमिशन, कौन? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सो ऑफिसर इंचार्ज जो भी होगा वहाँ पर, वो डीएसपी से परमिशन लेगा और कंडक्ट करेगा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को, देखने के लिए क्या यहाँ पर कोई भी प्राइमा फेसियाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है? और ये जो इंक्वायरी है विद इन 14 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो टाइम लिमिट है वो हमारे पास 14 डेज की है। और अगर प्राइमा फेसियाई केस एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर वो स्टार्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिससे लोग बहुत परेशान भी रहते हैं वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, तो वहाँ पर क्या होगा? अगर कोई भी पुलिस वाला हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेने से मना कर दे, तो उस केस में आपके पास 2 रास्ते होते हैं। आप सबसे पहले एसपी को अप्रोच करते हो। अब बात आती है क्या एसपी को हम अप्रोच कैसे करेंगे? तो देखो, एसपी को हम सेंड कर सकते हैं अपनी रिटर्न जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी उसको राइटिंग में बाय पोस्ट भेज सकते हैं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो वहाँ पर एसपी के पास 2 रास्ते हैं, या तो फिर वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर ऑर्डर कर देगा कि भाई इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाए। यहाँ पर किसी भी सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर होगा उसको वो बोल देगा कि इस केस में जो भी मैनर वो बता रहे हैं उस हिसाब से, डायरेक्शंस के हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अगर वो खुद करते हैं तो उनके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं। और उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं आता है तो हम मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? मजिस्ट्रेट वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एफआईआर के लिए। अब यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर सेक्शन का नेचर है वो है मैंडेटरी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर वहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है? और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी हैं काफ़ी सारे, इंश्योर करता है कि जस्टिस, जिस भी व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है उसके साथ जस्टिस हो। वहीं पर इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का केस है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी 5 जजेस की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड अगर हम समझें तो एक माइनर गर्ल थी, कौन? ललिता कुमारी। वो किडनैप हो गई थी। अब फादर ने अप्रोच किया पुलिस को कि भाई आप एफआईआर रजिस्टर करो। पुलिस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है? और उन्होंने उसके बजाय प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और वहाँ पर ये इशू जो था एफआईआर रजिस्टर ना करने का, ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि इस एफआईआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी? क्या ये मैंडेटरी प्रैक्टिस है या फिर डिस्क्रिशनरी है? पुलिस डिसाइड करेगी कि भाई उन्हें करना है या नहीं करना है। इस केस का कोर इशू जो था वो यही था कि पुलिस बाउंड है रजिस्टर करने के लिए एफआईआर किसी भी लॉ के अंडर में जहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है उसके कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, या फिर पुलिस केवल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एफआईआर के पहले अपना पत्ता साफ कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर है वो मैंडेटरी है फाइल करना, जहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, ठीक है? पुलिस वहाँ पर अपना डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं कर सकती है कि वो रिफ्यूज़ कर दें एफआईआर करने से फाइल। यहाँ पर 2 रूल्स थे जो ले डाउन किए गए थे कि मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन एफआईआर की, और दूसरा ये जहाँ पर ये क्लियर ना हो कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे, वहाँ पर उन्हें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। अब बात की जाती है कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहाँ-कहाँ अलाउड है? तो कोर्ट ने कुछ इलस्ट्रेटिव कैटेगरीज़ बताई, क्या-क्या हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, वहाँ पर हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। कमर्शियल ऑफेंसेस हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, या फिर करप्शन केसेस, और जो केसेस जो अबनॉर्मल हैं, जहाँ पर डिले जो हुआ है वहाँ पर अबनॉर्मल है, उसमें भी उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ज़रूरी है। अब बात की जाती है ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है उसका टाइम लिमिट क्या है? ये जो 7 ईयर्स दिया हुआ है ये था सीआरपीसी में, ठीक है? लेकिन अब बीएनएस में ये हो चुका है 14 डेज़, 7 डेज़ था, सॉरी, 7 डेज़ था, अब 14 डेज़ हो चुका है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ओके? तो इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो लॉ है वो है 14 डेज़ का। ये तो था केस। अब हम देखते हैं कि अगर एफआईआर तब भी रजिस्टर नहीं होती है तो पुलिस वाला जो व्यक्ति है वो डिपार्टमेंटल एक्शन फेस कर सकता है और लीगल कॉन्सिक्वेंस उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।